गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीए सेमेस्टर 2 इमर्जिंग बिजनेस लॉ सब्जेक्ट की। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक लेजिस्लेशन एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में। मीन्स इकोनॉमिक लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। आप सिंपली लेजिस्लेशन मीनिंग से ही समझ सकते हैं कि लेजिस्लेशन का मतलब कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स करना। ठीक है, मतलब मीन्स इकोनॉमिक लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी लॉज वगैरह हैं, उन सब के बारे में हम इकोनॉमिक लेजिस्लेशन एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीआर। आज हम इन चारों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी पे आप राइट रख रहे हो अपना जो कि इंटेंजिबल है, जिसको कि आप फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक इट इज़ रिलेटेड टू जो भी आप प्रोफेशनल कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, उससे ये रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई ऑथर है या फिर कोई पोइट है, ठीक है, तो फिर उसने जो लिखा, उसने जो पोइट्री लिखी, ठीक है, या फिर उसने जो अपना राइटर ने कुछ भी बायोग्राफी वगैरह लिखी, तो वो उसके लिए क्या होगी, वो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगी। ठीक है, मतलब उस पर सिर्फ उसी का ही राइट है और कोई उसको नहीं चुरा के लेके जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है कॉपीराइट एक्ट। Many countries have their own copyright acts that grant creators exclusive rights over their literacy, artistic and creative works. बहुत सारी कंट्रीज जो है उनके अपने कॉपीराइट एक्ट्स होते हैं जो कि क्रिएटर्स को एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करते हैं अपने लिटरेसी पर। ठीक है, उनका जो आर्ट वर्क है, उनका जो क्रिएटिव वर्क है, उसके ऊपर जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो बेसिकली कॉपीराइट होता है। मीन्स कॉपीराइट जो है वो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड होता है। देन उसके बाद आता है पेटेंट एक्ट। दिस टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ग्रांट्स इन्वेंटर्स exclusive right to their inventions for a certain period, usually 20 years. ठीक है, पेटेंट एक्ट का मतलब क्या होता है कि इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है वो इन्वेंटर्स को प्रोवाइड करती है एक्सक्लूसिव राइट्स अपने इन्वेंशंस के लिए एक सर्टेन पीरियड तक, यूजुअली 20 ईयर्स। मतलब ज़्यादातर जो पेटेंट्स का जो टेन्योर होता है वो 20 ईयर्स का होता है। ठीक है, पेटेंट्स आप कह सकते हो बेसिकली कंपनी का जो लोगो होता है ना, हम उसको पेटेंट्स कहते हैं। ठीक है, उससे पता चलता है कंपनी की आइडेंटिटी की कंपनी क्या करती है, कैसी कंपनी है। दैट्स ऑल। ट्रेडमार्क एक्ट। Trademarks are distinctive symbols, words or phrases that identify and distinguish goods and services. ठीक है, ट्रेडमार्क्स जो है वो अलग सिंबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं उस कंपनी की गुड्स और सर्विसेज को। देन उसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है, अब कोई भी कंपनी है वो अपने सीक्रेट्स तो नहीं बताएगी ना किसी भी आउटसाइडर को। ठीक है, तो दीज लॉज प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन सच एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, फॉर्मूलाज एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी एक्स है, ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है काफ़ी सालों से, तो वो बाहर मतलब आउटसाइडर को ये थोड़ी ना बताएगी कि वो कैसे प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किस तरह के फॉर्मूले वो यूज़ करती है, क्या उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज है। दैट दीज वुड बी कॉल्ड एज ट्रेड सीक्रेट्स, जो कि एक कंपनी जो है वो नहीं शेयर कर सकती। अब आता है इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ रहे हैं।
तो सबसे पहला है इसमें फैसिलिटेड एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज से ही पता चल रहा है भाई करेंसी का लेन देन, ठीक है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो एक्सटर्नल ट्रेड को, पेमेंट्स को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देता है वो कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का ये काम भी है कि वो डेवलपमेंट करे, मेंटेनेंस रखे किसकी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की, ठीक है। अब उसके बाद आता है रेगुलेट कैपिटल ट्रांजेक्शन। अब कुछ यहाँ पे कैपिटल ट्रांजेक्शन्स भी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं जो हूँ वो चाइना में हूँ अभी इस वक्त, ठीक है। और मेरी एक प्रॉपर्टी जो कि इंडिया में है, ठीक है। अब मैंने उसको जो है वो सेल आउट करना है, ठीक है। तो जो मेरी प्रॉपर्टी जो इंडिया में है जिसको मुझे सेल आउट करना है, दैट वुड बी कॉल्ड एज कैपिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। कि हम मतलब जो हमारी आउटसाइड इंडिया जो प्रॉपर्टी है हम उसको भी कह सकते हैं, और इंडिया में जो प्रॉपर्टी है हम उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मेरी जगह कोई और चाइना में रह रहा है, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टी, सॉरी, मेरी जगह अगर कोई इंडिया में रह रहा है सपोज, ठीक है, तो उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी चाइना में है और वो उसे सेल आउट करना चाहता है, तो वो उसके लिए क्या होगा, वो उसके लिए कैपिटल ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। मतलब ये इनसाइड इंडिया भी होता है और आउटसाइड इंडिया भी, ठीक है। प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर जो है उसकी स्टेबिलिटी को भी प्रिजर्व रखता है, ठीक है। मतलब ये कि क्या कहते हैं उसे, जैसे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्ट के थ्रू जो पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उससे फिर कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे सबसे ज़्यादा, तो एक्सपोर्ट करने से फिर क्या होगा कि हमारी मार्केट बढ़ेगी, ठीक है, हमारा जो है मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी नाम होगा। तो यही सब है इसके अंदर। मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इफेक्टिवली, ठीक है। अब इंडिया के पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, इंपोर्ट से जो पैसा जा रहा है, तो उन सबको मैनेज करने का काम भी किसका होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का काम होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट्स पर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट्स में हम पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जिन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है एक्सचेंज कंट्रोल। फेमा empowers the RBI to impose controls on foreign exchange transactions if it deems to maintain the stability of the Indian rupee or the balance of payments, ठीक है। मतलब जो फेमा है वो एम्पावर करता है आरबीआई को कि वो कंट्रोल रखे किस पे, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। किस पे कंट्रोल रखे, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो ये काम जो है वो बेसिकली किसका होता है, आरबीआई का होता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है आरबीआई को इसकी अथॉरिटी दे रखी है, समझे। अब आते हैं इसके बाद इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज। फेमा प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टीज एंड फाइन्स फॉर वायलेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस विच कैन बी सब्सटेंशियल, ठीक है। मतलब जो फेमा है वो क्या करता है, पेनल्टीज प्रोवाइड, पेनल्टीज लगाता है, फाइन लगाता है, ठीक है। अपने जो भी प्रोविजंस है अगर आप उनके प्रोविजंस का उल्लंघन करते हो, ठीक है, तो फिर आप पे वो फाइन लगाएगा, ठीक है, पेनल्टीज वगैरह लगाएगा। हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए, विच कैन बी सब्सटेंशियल, मतलब ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन कि क्या होगा आपके साथ, ठीक है। Enforcement is carried out by designated authorities and penalties may include confiscation of assets, monetary fines and imprisonment in some cases, ठीक है।
मतलब जो इन्फोर्समेंट है वो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ करती है, ठीक है। और जो पेनल्टीज़ है उसमें कहीं ना कहीं मतलब असेट्स का कन्फिस्केशन, ठीक है, मॉनेटरी मनी के टर्म्स में अगर फाइन वगैरह लगा दिया, ठीक है, या फिर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट जिसे हम कहते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें ईजिंग द मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्या हुआ कि जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है ना वो इजी हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर मान लो कि जैसे किसी कंपनी ने मतलब अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, तो उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या होगा, एक तो उसकी यूनिक आइडेंटिटी बनेगी, यूनिक आइडेंटिटी बनेगी तो फिर उसके थ्रू फिर वो ग्लोबली रीच कर पाएगी सब कस्टमर्स को, इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी, ठीक है, जिससे मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो इजी हो जाएगा, समझे। बूस्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब वही जो कंपनी है वो अपने एक्सपोर्ट्स को, अपनी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसको भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब जैसे ऑफलाइन बिजनेस है अगर सपोज, तो फिर हो सकता है कि वो ऑनलाइन भी खोल ले जब उसका पेटेंट राइट आ जाएगा तो, ठीक है। कन्वर्ट क्रिएटिव आइडियाज इनटू प्रॉफिट मेकिंग असेट्स, ठीक है। अब जो क्रिएटिव आइडियाज है उनको फिर बदला जाता है किसमें, प्रॉफिट मेकिंग असेट्स में, ठीक है। मतलब अगर जैसे किसी कंपनी ने खुद को रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं जो अपने क्रिएटिव आइडियाज है उसको, बिजनेस को फिर वो प्रॉफिट मेकिंग में भी बदल पाएगी, समझे। लिफ्ट अप फाइनेंस फॉर योर बिजनेस, अब आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, पेटेंट राइट आपने ले लिया है, तो फिर अब इससे क्या होगा, फिर आपको फाइनेंस की भी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। रोबस्ट आईपी प्रोटेक्ट्स फैमिलीज एंड क्लाइंट्स, ठीक है। अब जैसे किसी कंपनी ने अपना यूनिक आइडेंटिटी जो है उसको परचेज कर लिया, ठीक है, पेटेंट उस पर कर लिया उसने, तो इसके थ्रू फिर क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं ट्रस्टेड कंपनी बन जाएगी। अगर वो एक ट्रस्टेड कंपनी बन गई तो फिर वो फैमिलीज़ को, ठीक है, अपने जो क्लाइंट्स है उसको वो प्रोटेक्ट कर पाएगी कहीं ना कहीं, समझे। देन फिर उसके बाद आता है बूस्ट बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। अब बिजनेस की ग्रोथ भी इसके साथ साथ बढ़ती जाएगी थ्रू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वेल, this is all about for the today's lecture. Thank you guys. Bye bye.